Hello my dear friends, you are welcome to my channel The Dynamic Classes. Today we are going to prepare the sixth part on the series, a dynamic series on research methodology. We have already completed 5 parts of the series. In this part we shall discuss about the arrangements of thesis components. रिसर्च मेथडोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए अगर आप पहले वाले 5 पार्ट्स को देखेंगे और आने वाले जो पार्ट्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आपको रिसर्च से संबंधित सारी जो बातें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज क्योंकि 5 जून है और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम संकल्प लेंगे कि इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए हम अपना योगदान ज़रूर देंगे और अपनी लाइफ में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज के विचार के साथ। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा भरा बनाएं, खुली हवा में ले हम सांसें और बीमारियों को दूर भगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। Arrangement of thesis components. A thesis is the primary expression of the student's scholarly research and response to important academic questions. जो एक थीसिस होती है वो किसी भी स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी के लिए स्कॉलरी रिसर्च का एक प्राइमरी एक्सप्रेशन होता है और इम्पोर्टेंट एकेडमिक क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक थीसिस को बनाना ज़रूरी होता है। ए थीसिस मस्ट प्रोवाइड ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ द थीसिस सब्जेक्ट एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑन कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट। जो थीसिस होती है उसके अंदर जो कंटेंट्स हम लेते हैं थीसिस के अंदर ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट की मदद करता है ये रिसर्च, और स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट में उनके कंट्रीब्यूशन की एक महत्वपूर्ण समीक्षा प्रदान करने की ये कोशिश करता है। द थीसिस इज़ ट्रेडिशनली ए रिटन डॉक्यूमेंट but all theses may include a special order in arranging the various aspects or parts. एक थीसिस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मैनेज करने होते हैं। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो एक थीसिस को लिखने के लिए मुख्य रूप से इन सारी चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं। ये पार्ट्स हैं टाइटल पेज, सिग्नेचर पेज, कॉपीराइट पेज, अब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस एंड ग्लोसरी। थीसिस बॉडी होती है, इसके अंदर बिब्लियोग्राफी होती है, अपेंडिक्स, एंड नोट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें एक थीसिस के अंदर होती हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें एक थीसिस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सारी चीज़ों को वो इंक्लूड नहीं करती है, मतलब सारी चीज़ों का प्रयोग वो अपने थीसिस के लिए नहीं करते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से वो कौन कौन सी चीज़ों को अपने डिग्री के अंदर, अपने थीसिस के अंदर इंक्लूड करते हैं और किन्हीं को नहीं करते हैं। हो सकता है इनमें से 1-2 चीज़ों को वो ऐड कर लें और 1-2 चीज़ों को इनमें से वो निकाल भी सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एवरी मैन्युस्क्रिप्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। हर एक थीसिस के अंदर मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीलिमिनरी पेजेस, टेक्स्ट पेजेस और सप्लीमेंट्री पेजेस। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी पेजेस के बारे में देखते हैं। द प्रीलिमिनरी पेजेस आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड इंक्लूड टाइटल पेज। टाइटल पेज आता है, अप्रूवल पेज आता है, एक्नॉलेजमेंट पेज आता है, अब्स्ट्रैक्ट आता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है। ये 5 ऐसे पेजेस हैं जिनको हर एक थीसिस में आपको देखना ही होगा, हर एक थीसिस में ये लिखे ही जाएंगे। The preliminary pages also include the list of figures, list of tables and list of symbols if applicable. अगर आवश्यक हो तो list of figures और tables और symbols की जो लिस्ट होती है वो आपकी preliminary pages के अंदर include की जा सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होती हैं। ये सिर्फ आपके कंटेंट्स के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो आपने कितना लिया है। अगर ज़्यादा आप फिगर्स का यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रीलिमिनरी पेजेस के अंदर लिस्ट ऑफ फिगर बनानी पड़ेगी, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। दीज पेजेस आर नंबर्ड यूजिंग लोअर केस रोमन नंबर्स। जो प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं इनको रोमन नंबर्स के साथ लिखा जाता है। 1 2 3 4 जो होते हैं ये इंग्लिश की जो आपकी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, जो रोमन नंबर्स होते हैं उनके साथ आप इन पेजेस को नंबराइज करते हो। that are placed at the bottom center or
टॉप सेंटर ऑफ द पेजेज, या तो वो पेज के बिल्कुल नीचे बीचों बीच लिखे जाते हैं या फिर टॉप में बिल्कुल बीचों बीच पेज नंबर इसमें लिखे जाते हैं, प्रीलिमिनरी पेजेस के अंदर लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल पेज की। जो टाइटल पेज होता है इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। टाइटल पेज के अंदर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेंटर में रखी जाती हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल बीच में इनको लिया जाता है, एक और आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बीच में आपको सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होता है, आपको जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको बीच में रखना होता है। द टाइटल पेज इज़ नॉट नंबर्ड, टाइटल पेज के ऊपर नंबर नहीं दिया जाता है, कोई भी नंबर इसका नहीं होता, बट इट कंसिडर्ड पेज सैंपल ऑफ ए टाइटल, हम इसको पेज सैंपल मानते हैं टाइटल का। फर्स्ट पेज जो होता है इसके ऊपर नंबर नहीं डाला जाता, इसकी नंबरिंग नहीं होती है। टाइटल ऑफ द थीसिस, इसको जब हम लिखते हैं टाइटल पेज को लिखते हैं, सबसे टॉप में आप थीसिस का जो टाइटल है यानी जो आप रिसर्च कर रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो टाइटल आप सबसे ऊपर रखते हैं। उसके बाद ऑथर का नाम और साथ में जो आपका गाइड है, सुपरवाइज़र है, उसका नाम आप इसके साथ उनके जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं उनके साथ आप इसको मेंशन करते हैं। उसके बाद एक फ्रेज लिखा जाता है, ए थीसिस इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्री ऑफ पीएचडी और एमफिल और एमए, मतलब आप किस डिग्री के लिए आप इस थीसिस को लिख रहे हैं, इस फ्रेज के साथ आप वो लिखते हैं। फुल नेम ऑफ द डिपार्टमेंट टू विच इट इज़ सबमिटेड, जिस डिपार्टमेंट में आपको थीसिस आपको सबमिट करानी होती है उसका नाम आपको इसमें लिखना होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम और उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होता है, मेंशन करना होता है, और साथ में आप यूनिवर्सिटी का लोगो भी इसमें लगा सकते हैं। द अप्रूवल पेजेस, द अप्रूवल पेज कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ द कमेटी चेयरपर्सन एंड कमेटी मेंबर्स एंड इंडिकेट्स दैट द thesis or dissertation meets the standards of the academic programs, the department and the discipline। मतलब जो आपके अप्रूवल पेज होते हैं इसके अंदर जो कमेटी होती है आपकी डिग्री कमेटी होती है, जो डिग्री रिसर्च कमेटी जो आपको टाइटल प्रोवाइड करवाती है, जो अप्रूव करती है आपके टाइटल को, वही कमेटी, इसके अंदर जो चेयरपर्सन होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, कमेटी मेंबर्स के सिग्नेचर होते हैं, और इसके ऊपर ये चीज़ मेंशन की जाती है कि ये जो आपकी सारी रिसर्च है इसके अंदर सभी स्टैंडर्ड्स यानी सभी अनुशासन मानकों का प्रयोग किया गया है, सारी एकेडमिक जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनका प्रयोग अच्छे ढंग से किया गया है, डिपार्टमेंट की ओर से सारे अनुशासन का इसने बिल्कुल अच्छे ढंग से स्टूडेंट ने प्रयोग कर रखा है, इसमें मेंशन किया जाता है। उसके बाद बात आती है एक्नॉलेजमेंट पेज की। द एक्नॉलेजमेंट पेज कंटेन्स ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर और रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल असिस्टेंस, गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द थीसिस डिसर्टेशन प्रोसेस। जब कोई भी स्टूडेंट थीसिस लिखता है उसको किस प्रकार की मदद यूनिवर्सिटी की ओर से मिलती है, अपने गाइड की ओर से मिलती है, एक्सपर्ट्स की ओर से मिलती है, अपने जो साथी हैं उनकी ओर से मिलती, अपने फैमिली मेम्बर्स से उसको जो मदद मिलती है, एक्नॉलेजमेंट पेज के ऊपर वो सबका थैंक्स करता है, सबको धन्यवाद बोलता है और सबको वो वहाँ पर मेंशन कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट पेज के अंदर जिसने भी उसकी मदद की है स्टूडेंट की, उन सभी को एक्नॉलेज वहाँ पर करता है। द वर्ड एक्नॉलेजमेंट इज सेंटर्ड विदाउट पंक्चुएशन, एक्नॉलेजमेंट वर्ड को बीच में लिखा जाता है बिल्कुल, और 2 इंचेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज, मतलब एक्नॉलेजमेंट को जब आप लिखते हैं, टाइटल को लिखते हैं, तो ऊपर से 2 इंच का गैप आपको रखना होता है, और उसके बाद जब आप टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो आपको डबल स्पेस वहाँ पर देना, डबल लाइंस का स्पेस आपको देकर अपनी राइटिंग शुरू करनी होती है, टेक्स्ट लिखना शुरू करना पड़ता है। उसके बाद बात आती है अब्स्ट्रैक्ट की। द अब्स्ट्रैक्ट शुड प्रोवाइड द रीडर विद एन ओवरव्यू ऑफ द प्रॉब्लम, मैथडोलॉजी एंड कंक्लूजन इन कंसाइज, स्पेसिफिक एंड इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज। जो आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं ये एक प्रकार से आपका सार होता है, आपकी जो रिसर्च होती है, जो आपने रिसर्च के अंदर किया है, थीसिस के अंदर जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको इस अब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक सार लिखना होता है, बिल्कुल संक्षिप्त विवरण आपको सारी चीज़ों के बारे में उसमें लिखनी होती है। आपने किस विषय के ऊपर किस भाषा का प्रयोग किया है और किस कार्यप्रणाली के अवलोकन आपने इसके अंदर किया है, इन सारी चीज़ों को आप अब्स्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन करते हैं। द अब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट फॉर मास्टर्स थीसिस मस्ट अडेयर टू अ स्ट्रिक्ट 150 वर्ड्स एंड 1 पेज लिमिट। जो आप मास्टर डिग्री में थीसिस या डिसर्टेशन लिखते हैं उसके अंदर 150 वर्ड्स में आपको अब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, लेकिन जो डॉक्टरल वर्क होता है, आपका डॉक्टरल थीसिस होती है, उसके अंदर 350 वर्ड्स तक आप वर्ड्स इसमें मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और
ये एक पेज से दूसरे पेज पर भी आप डॉक्टरल थीसिस के अंदर लेके जा सकते हैं। 2 पेज पर आपका ये डॉक्टरल थीसिस के अंदर वर्ड्स काउंट हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। द हेडिंग एब्स्ट्रैक्ट इज सेंटर्ड विदाउट पंक्चुएशन। जैसे एक्नॉलेजमेंट को आप बीच में रखते हैं, ऊपर से 2 इंच का गैप रखते हैं, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट टाइटल को जब आप देते हैं तो ऊपर से 2 इंच का गैप आप पेज के अंदर रखते हैं और बीचों बीच उसको रखते हैं। उसके बाद जब आप टेक्स्ट शुरू करते हैं तो 2 लाइन्स का गैप यहाँ पर भी आपको देना होता है। 2 लाइन्स बिलो द हेडिंग द टाइटल अपीयर्स एज रिटन ऑन द टाइटल पेज। टाइटल पेज होता है वैसे ही उसके दो लाइन्स को छोड़कर आप लिखना शुरू करते हैं। द ऑथर्स नेम इज सेंटर्ड। ऑथर का नाम बीचों बीच लिखा जाता है। एंड प्लेस 2 लाइन्स बिलो द टाइटल। टाइटल है उसके 2 लाइन नीचे ऑथर का नाम लिखा जाता है। द टेक्स्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट बिगिंस 2 लाइन्स बिलो द ऑथर्स नेम। और उसके 2 लाइन के बाद टेक्स्ट लिखना शुरू होता है और डबल स्पेस्ड आप इसको रखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स की अगर हम बात करें, टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी ब्रीफ एंड इंक्लूड ओनली चैप्टर्स हेडिंग्स। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसके अंदर आप सिर्फ चैप्टर्स की हेडिंग रख सकते हैं और मे बी डिटेल्ड एंड इंक्लूड 1 और मोर लेवल ऑफ सब हेडिंग्स। यानी आप चैप्टर्स के नाम से अलग 1 या 2 हेडिंग सब हेडिंग तक आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर उनको आप लिख सकते हैं। जो हेडिंग्स आपने टेक्स्ट के अंदर प्रयोग कर रखी हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो या फिर आपके चैप्टर्स का नाम हो या बिब्लियोग्राफी हो, जो भी चीज़ें आपने वहाँ पर लिख रखी हैं उस टेक्स्ट के अंदर लिख रखी हैं, वहीं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर लिखनी होती है। जैसे आप किसी बुक में आप देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है, वो वही होती है जो आपको पेज टेक्स्ट के अंदर मिलता है, बुक्स के अंदर आपको मिलता है। नो प्रेसीडिंग मटेरियल इज लिस्टेड बट एनी प्रिलिमिनरी पेजेस दैट फॉलो द टेबल ऑफ कंटेंट्स शुड बी लिस्टेड। जो प्रीसीडिंग मटेरियल्स होते हैं इसके साथ और कोई भी मटेरियल आप नहीं इंक्लूड करते हैं, जैसे आपके एक्नॉलेजमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसा कोई पेज इसमें आप मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद आप प्रीलिमिनरी पेजेस को जोड़ सकते हैं। जैसे आपकी जो टेबल ऑफ फिगर्स है या टेबल ऑफ कंटेंट्स शुड बी लिस्टेड। टेबल ऑफ कंटेंट्स को लिस्टेड करना चाहिए, उसको अच्छे ढंग से लिखना चाहिए। ऑल आइटम्स ऑफ द मेन टेक्स्ट एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स शुड बी लिस्टेड। सप्लीमेंट्री मटेरियल्स जो इसके अंदर होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, वो भी लिखे जाते हैं। सब हेडिंग्स में भी इंडेंटेड। सब हेडिंग्स को आप थोड़ा सा इसको अंदर की ओर ले सकते हैं, यानी इंडेंट आप उसको कर सकते हैं। द टेबल ऑफ कंटेंट्स इज सेंटर्ड विदाउट पंक्चुएशन 2 इंचेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसको बीच में आप लिखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स को कंटेंट्स आप वर्ड जो है वो बीच में लिखते हैं और ऊपर से 2 इंच का गैप इसमें भी उन्हीं की तरह होता है, जैसे आपने एक्नॉलेजमेंट और एब्स्ट्रैक्ट में देखा था। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद आप लिस्ट ऑफ टेबल्स या लिस्ट ऑफ फिगर्स डाल सकते हैं, लेकिन लिस्ट ऑफ टेबल्स और फिगर्स आप तभी डालेंगे अगर आपके लिस्ट ऑफ टेबल में या लिस्ट ऑफ फिगर में 2 या 2 से ज़्यादा आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स या लिस्ट ऑफ फिगर्स या टेबल्स आपने 2 से ज़्यादा यूज़ किए हैं, तभी आप उनको डालेंगे। टेक्स्ट पेजेस जो होते हैं, पेज नंबरिंग रिस्टार्स आपको करनी होंगी। पेज नंबरिंग पहले तो आप रोमन में आप लिख रहे थे, लेकिन अब जब आप इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद नंबरिंग आपको अरबिक नंबर्स में लिखनी होती है। 1 2 3 4 5 आपको हिंदी में जैसे हम जिसको बोलते हैं अरबिक न्यूमरल्स में आपको वो लिखने होते हैं। आर यूज्ड एंड प्लेस्ड इन द अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर में आप इन नंबर्स को यानी पेज नंबर्स को आप लिखेंगे ऑन द पेज। कुछ स्टाइल मैनुअल्स हैं जिनको आप पेज के अंदर इनको मेंशन कर सकते हैं, अपने नंबर्स को लिखने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। द मेजर सेक्शन ऑफ द वर्क आर। किसी भी वर्क के, किसी भी थीसिस के जो मेजर सेक्शन होते हैं ये होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसके अंदर होती है थीसिस के अंदर, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप उसमें मेंशन करते हैं, मेथड्स एंड मटेरियल्स का उसमें प्रयोग करते हैं, रिजल्ट्स का उसमें प्रयोग करते हैं और डिस्कशन का। ये मेजर वर्क्स होते हैं किसी भी थीसिस को पूरे करने के लिए। यानी जो इंट्रोडक्शन होती है उसके अंदर आप सारी थीसिस के बारे में लिखते हैं कि आपने सारी थीसिस जो है वो किसके ऊपर लिख रखी है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर वही लिटरेचर होता है जो आपने इस लिटरेचर को, इस रिसर्च को पूरा करने के लिए प्रयोग किया है। ईच चैप्टर और मेजर सेक्शन में बी डिवाइडेड इनटू सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल सब हेडिंग्स टू एम्फेसाइज स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च। हर एक चैप्टर को या मेजर सेक्शन को आप 2 या 3 या 4 लेवल्स तक सब हेडिंग्स देकर उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आप अपने मैटर को अच्छे से अपने रीडर को समझा सकें। स्पेसिफिक एंड इंडेंशन ऑफ टेक्स्ट सीरीज एंड ब्लॉक कोटेशंस एज वेल एज फुट नोट्स
एंड एंड नोट्स में आल्सो बी यूज्ड इन द मैन्युस्क्रिप्ट। किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर आप स्पेसिंग को, इंडेंट्स को, टेक्स्ट को, सीरीज को, ब्लॉक कोटेशंस को, फुट नोट्स, एंड नोट्स, सारी चीज़ों को आप अच्छे ढंग से मैनेज करके ही उसको लिखते हैं, अच्छे ढंग से आप उसको पूरा करते हैं। लास्ट में बात आती है सप्लीमेंट्री पेजेस की। जब आपका टेक्स्ट पूरा हो जाता है और जहाँ तक आपकी जो राइटिंग होती है, चाहे आपकी इंट्रोडक्शन हो या चैप्टर हो, वो पूरे हो जाते हैं, उसके बाद बात आती है सप्लीमेंट्री पेजेस की, यानी जिसके अंदर आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है, अपने लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस बनानी होती है, सिटेशन आपको करना होता है और सोर्सेज की आपको लिस्ट बनानी होती है। उन पेजेस को हम सप्लीमेंट्री पेजेस कहते हैं। और इसके अंदर एक कुरिकुलम वीटा होता है और एक साथ में एक लास्ट में बिल्कुल एक वाइट पेज आपको ब्लैंक रख कर लास्ट में छोड़ना होता है। वो सप्लीमेंट्री पेजेस को आप नंबर्स जो होते हैं आपके, वही नंबर आपको लिखने होते हैं। जैसे आप अरबिक नंबर्स आपके टेक्स्ट के अंदर लिख रहे थे, वैसे ही आपको सप्लीमेंट्री पेजेस के अंदर भी अरबिक नंबर ही आपको मेंशन करने होते हैं। आज हमने पढ़ा है अरेंजमेंट ऑफ थीसिस कंपोनेंट्स, यानी थीसिस कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, किस प्रकार से हम उनको अरेंज कर सकते हैं थीसिस के अंदर, किस प्रकार से हम सारी चीज़ों को अपने थीसिस में एक अरेंजमेंट करें, किस प्रकार से उनकी लिस्ट बनाएं, किस प्रकार से हम उनको अच्छे ढंग से अपनी थीसिस को पूरा करेंगे। इस सारी वीडियो में हमने इन्हीं के बारे में समझा है, इन्हीं के बारे में जाना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को आप अगर दोबारा से देखेंगे आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और साथ में जो मैंने नोट्स इसमें आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़कर समझकर अगर आगे बढ़ेंगे तो अपने रिसर्च को पूरा करने में आपकी ये वीडियोज़ बहुत मदद करेंगी। आप सब ने बहुत ध्यान दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सुना। आप सबका धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।